नमस्कार, खबर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन भी सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहले ही दिन से धान खरीदी, किसान आत्महत्या मामला, ऐसे कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरती नजर आई है। आज मुख्यमंत्री द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेंगे। सरकार की ओर से 2,500 करोड़ की द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर बुधवार को रखा गया है। इसके साथ ही आज चौथे दिन विधायक सत्यनारायण शर्मा द्वारा LIC पर अशासकीय संकल्प सदन में लाया जाएगा। इस तरह आज भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है और वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को करारा जवाब दिए जाने की रणनीति भी बनाई गई है। बस्तर के पोलावरम बांध को लेकर आज सदन में कोटा विधायक रेणु जोगी ने निर्माण कार्य से प्रभावित क्षेत्र की जानकारी जल संसाधन मंत्री से जाननी चाहिए। रेणु जोगी ने अपने सवाल में पूछा कि निर्माण की स्थिति क्या है, साथ ही अध्ययन इसका किया गया है या नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार राजमनन बेंजाम ने महिला बाल विकास मंत्री से चित्रकोट विधानसभा में आंगनबाड़ी भवनों को किस एजेंसी से पुताई कराने का जवाब मांगा है। विधायक राजमन बेंजाम ने कहा है कि बिना टेंडर के काम होता है। 32 लाख की राशि का दुरुपयोग का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की गई है। विधायक छन्नी चंदू साहू ने राजनांदगांव जिले में 2018 से 2020 तक चेक डैम निर्माण एनीकट स्टॉप डैम के निर्माण की जानकारी मांगी है। रेणु जोगी ने पोलावरम बांध के पूर्ण होने की जानकारी मांगी। कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि ये दूसरे राज्य का विषय है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। रेणु जोगी ने कहा 9 गांव 18,000 व्यक्ति प्रभावित होंगे, इस पर सरकार का क्या रुख है। रायपुर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिनों से राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ बढ़ने से पुलिस विभाग सख्त है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा कानून व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए जिला रायपुर के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों को अपने अपने थाने क्षेत्र में स्थिति आउटर कॉलोनियों, सुनसान स्थानों में अड्डेबाजी, गुटबाजी करने वालों, नशा करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों सहित आपराधिक तत्वों की सघन चेकिंग के हेतु निर्देश भी दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव किसान दिवस पर बुधवार को किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास किया। उन्होंने कहा, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती अथवा जब तक आंदोलन चलता है, वे सप्ताह में 1 दिन उपवास पर रहेंगे। सिंहदेव का कहना है कि जो हाथ हमें अन्न देते हैं, उनको मोदी सरकार ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर रही है। हम सभी को किसानों के खिलाफ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के द्वारा किए जा रहे 1 दिवसीय किसान समर्थन में उपवास को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कटाक्ष किया है। उन्होंने सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के किसान नाखुश हैं और प्रदेश की सरकार दूर बैठी किसानों की चिंता में लगी हुई है। पहले सरकार को अपने घर की चिंता करनी चाहिए, फिर बाहर की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री किसानों की तरफदारी करते हुए ये कहते हैं कि प्रदेश भर में केंद्र सरकार के 3 नए बिल के कारण किसान काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से बीते कई दिनों में वे आंदोलनरत है। केंद्र सरकार की हठधर्मिता अभी भी जारी है, जिससे किसानों को परेशानी अब देखी नहीं जा रही है। यही कारण है कि उन्हें उपवास करने का मन किसान दिवस से ही बना लिया था। अब हर सप्ताह वे किसानों के लिए उपवास करेंगे। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के चिंता जताने वाली बयान पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को भरसक साथ दे रही है, तभी जाकर किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कदावर मंत्री उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसके बात को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और पता नहीं 101 बकरे की बात कहाँ से आ गई है। तो जिस प्रकार से केवल उपवास से काम नहीं चलेगा, विपक्ष में रहे तो उपवास में चल जाएगा, सत्ता पक्ष में तो कारगर का पहल होनी चाहिए, कारगर कदम उठने चाहिए। और एक कदावर मंत्री है तो कदावर मंत्री का उपवास से काम चलने वाला नहीं है। वास्तविक में यदि किसान की हितैषी है तो सारे मुद्दे हम लोग जो उठा रहे हैं उनको लगता है कि ये ठीक है, तो उस पर सरकार की ओर से पहल करने की आवश्यकता है। केंद्र का कृषि कानून यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर तो जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसको लेकर के इस सरकार को चिंता करनी चाहिए। अपने प्रदेश को पहले संभालो, अपने किसान की पहले चिंता करो, आप दूसरे की चिंता बाद में करना। आपके यहाँ हत्या हो रहे हैं, आत्महत्या किसान कर रहे हैं, उसको पहले संभालने की जवाबदारी आपकी है। जी, वो संयोग भी ऐसा रहा और देश में किसान बेहद तकलीफ में हम लोग उनको देख रहे हैं।
इसी कारण उनके साथ खड़े होने के लिए आज किसान दिवस पे मैंने व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लिया कि आज उपवास रहूँगा। छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति संभली इतनी है कि यहाँ आपको असंतोष महसूस नहीं हो रहा होगा। ये जो कानून है, ये कानून अभी उनको दूर महसूस हो रहे हैं, वरना छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कुल मिला के 2500 रुपये तक की खरीदी की राशि मिल रही है। गन्ना किसानों को 355 रुपये अतिरिक्त राशि मिल रही है। मक्के के लिए किसानों को 1850 रुपये की राशि मिल रही है। अन्य वनोपज ये कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये कारण है कि यहाँ पर असंतोष महसूस नहीं होता है। कानून क्योंकि अभी कागज में है तो लोग उसका अंजाम नहीं समझ पा रहे हैं। किसानों की ऋण माफ़ी के साथ ये जो बड़े कदम उठाए गए हैं, ये अत्यंत सराहनीय भी हैं और किसान महसूस भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2020-21 के लिए नियमित परीक्षार्थियों से परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए कक्षा 9वीं एवं परीक्षार्थियों को पंजीयन कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण अधिकांश छात्र छात्राएं अपने विश्वविद्यालय से बाहर या दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ छात्र पूर्व में ही निर्धारित तिथि 15 दिसंबर 2020 तक परीक्षा आवेदन जमा नहीं कर सके हैं। छात्रों का हित देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में कोरोना का असर बरकरार है। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्लई कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अब तक प्रदेश में 1337 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर के 206 संक्रमित शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 15 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि एक्टिव सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार घटते हुए 15,635 के करीब पहुंच गई है। इस माह की शुरुआत में प्रदेश के 19,000 से ज्यादा कोरोना सक्रिय मरीज मिले थे। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के डेटा विश्लेषण के मुताबिक दिसंबर के महीने में कोरोना मौत में एक बार फिर नया ट्रेंड देखा जा रहा है। पिछले 22 दिनों में प्रदेश में 350 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें 61% मौतें 40 साल से 70 साल के बीच कोरोना मरीजों की हुई है, यानी करीब 214 लोगों की मौत इस वर्ष के आयु के लोगों की हुई है। देश में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। संक्रमण की रोकथाम के लिए बनी सरकारी गाइडलाइंस की वजह से देश भर में क्रिसमस का पूरा समारोह बदला रहेगा। इस बार चर्चा में न तो बड़ी झांकी देखने को मिलेगी, न ही कैरोल संगीत की गूंज सुनाई देगी। कई चर्चों में यीशु के जन्म की खुशी होने के प्रोग्राम में स्पेशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार क्रिसमस पर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा एशिया का सबसे दूसरा बड़ा चर्च। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में पहली बार क्रिसमस आया है। जशपुर जिले के कुनकुरी में स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च इस बार श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। 10,000 से अधिक लोगों की बैठक क्षमता वाले इस चर्च में क्रिसमस पर इससे कई अधिक लोगों की भीड़ जुटती रही है। इस बार क्रिसमस की विशेष प्रार्थना सभा के लिए चर्च में केवल पुरोहित वर्ग ही मौजूद रहेगा। गांव के सचिव पर ग्रामीणों के उत्थान की जवाबदारी होती है, लेकिन मैनपाट जनपद के ग्राम पंचायत पेंट में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी कुछ और ही बयां करती है। सचिव अपनी जिम्मेदारी से इतर पैसों की बंदरबाट में लिप्त है और ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार जैसा कुत्सित शब्द मिटाने में जितनी भी पहल की गई हो, वो हमेशा नकारा ही साबित हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी भी काम के लिए आम लोगों को भ्रष्टाचार की सीढ़ी चढ़कर ही अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने सभी सरकारें कवायद तो करती हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। अब हम आपको बताते हैं प्रदेश के मैनपाट जनपद के ग्राम पंचायत पेंट में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी, जिसमें जनपद के सचिव द्वारा हैंडपंप के नाम से बिल लगाकर पैसे बंदरबाट किए जा रहे हैं। हैंडपंप जहां लगाना था वहां नजर आ ही नहीं रहा है, लेकिन जब ग्रामीणों के द्वारा हैंडपंप के बारे में पूछताछ किया जाता है तो सचिव भोले भाले ग्रामीणों की बातों को टाल मटोल कर उन्हें भेज देते हैं। सचिव पर जब ग्रामीणों का दबाव आता है तो सचिव अपना तबादला दूसरे पंचायत में करा लेता है। अब ग्रामीणों का कहना है कि क्या जिम्मेदार व्यक्ति की यही पहचान होती है, जबकि पंचायत की पूरी जवाबदारी सचिव की होती है, लेकिन गांव के उत्थान के बजाय पैसों की लूट मार कर यहाँ पे सचिव रफू चक्कर हो जाते हैं। सरपंच का कहना लग जाएगा। वो सरपंच बोल रहा था कि चेक कट गया 33,000 का, जयमुनी सचिव
तो चेक कर उसका दिया पैसा का हरण भी हो गया और इसका मोटर ना सबमर्सिबल कुछ नहीं लगा है। तो सरचू सरपंच से नहीं पूछे कि 37,000 का यूज कहाँ पे किया गया? तो लगेगा बोल रहे हैं, तो पता नहीं 3 महीना हो गया लगभग, और बंद हुआ तो 7 महीना हो गया। 3 महीना इंतजार है चेक का। 7 महीना से पानी का सुविधा नहीं है तो कहाँ से यूज करते हैं पानी? वही तालाब है, कुआं है साइड में, परेशानी है अगल बगल। अब क्या कीजिएगा, यहाँ साधन नहीं है, हेडपम्प भी नहीं है। बहरहाल भ्रष्टाचार गांव से शहर तक अपना कब्जा जमाया हुआ है। अधिकारी कर्मचारी जैसे आम जनता की पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं। ये ताजा उदाहरण तो आपने देखा, लेकिन इस मामले को लेकर विभाग के अधिकारी अपनी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आखिर समय ही बताएगा अब कि परेशान ग्रामीणों को इस मामले में कब तक राहत मिलेगी। द न्यूज से तिलक देवांगन की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए देश भर में विश्व हिंदू परिषद समर्पण अभियान चलाएगा। जय निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से देश भर में लगभग 11 करोड़ परिवारों से विश्व हिंदू परिषद संपर्क करेगा। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनने की तैयारियां शुरू हो गई है और इसके लिए अब विश्व हिंदू परिषद श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाएगी। यह अभियान 15 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति के माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद गांव के 11 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगा। इस दौरान राम मंदिर निर्माण का प्रचार भी किया जाएगा और सहयोग निधि भी एकत्रित की जाएगी। केंद्रीय संगठन महामंत्री और केंद्रीय सह अभियान प्रमुख विनायक राव देशपांडे ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की बात कही है। लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता ये साफ हो गया है। एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है, जो अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक माने मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। हिंदुस्तान के 4 लाख गांव में संपर्क करेंगे और 11 करोड़ राम भक्त परिवारों में संपर्क करेंगे। सारे आंदोलन की जानकारी देंगे और भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए भी निवेदन करेंगे। मंदिर निर्माण का कार्य जोरों से शुरू किया जा रहा है। विशेषज्ञ मंदिर की मजबूतियों के लिए परामर्श भी करा रहे हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर पूर्णतः पत्थरों का बनाया जाएगा और इसके लिए सहयोग निधि का अभियान विश्व हिंदू परिषद ने छेड़ने की तैयारी कर ली है। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट। दिसंबर के महीने में शीतलहर फिर से बढ़ने वाला है। उत्तर पूर्वी हवाओं से गिरेगा पारा और मैदानी इलाकों में 1-2 दिन बाद बढ़ जाएगी ठंड। हवा की दिशा बदलने की वजह से राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ा है, यानी कि ठंड में हल्की कमी आई है। बुधवार तक प्रदेश में दुर्ग को छोड़कर सभी जगह शीतलहर के हालात नहीं थे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज फिर से प्रदेश में उत्तर पूर्व हवा आने लगेगी। इससे सरगुजा और बिलासपुर में कल रात से ही शीतलहर चल सकती है। मैदानी इलाकों में और बस्तर में 1-2 दिन बाद ठंड बढ़ने के आसार है। ठंड का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। खासकर बच्चों व बुजुर्गों में मौसमी बीमारी बढ़ रही है। इसके कारण अंबेडकर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में फ्लू व वायरल फीवर के मरीज बढ़ चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।